नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसका दुख सबसे बड़ा है? जिनके लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे गए, जिनका शरीर हमेशा के लिए अपंग हो गया, जो लंबे समय तक अस्पताल में रहेंगे, उनका दुख बड़ा है या रेल मंत्री का? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्विटर हैंडल पर आप जाकर देखिए कि वे घटना स्थल से किस तरह के वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। फिर आईटी सेल और उनकी पार्टी के लोगों के ट्वीट देखिए कि रेल मंत्री की महानता को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हमारा सवाल है कि क्या इस वक्त यह चिंता होनी चाहिए कि रेल मंत्री की महानता में थोड़ी कमी आ गई है, उसे फिर से लग भिड़कर बड़ा करना है, या जिनके घर बर्बाद हो गए हैं उनके परिवारों को सांत्वना देनी है? क्या यह सांत्वना मुआवजे की राशि के ऐलान के साथ खत्म हो जाती है? हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि पीड़ितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा होगा, लेकिन ट्विटर हैंडल पर मंत्री जी क्या ट्वीट कर रहे हैं उसे देखने पर पता चलता है कि सारा जोर इसी पर है कि मंत्री जी बहुत महान हैं। मंत्री जी दिन रात काम करते हैं, जैसा सारे लोगों के दुखों से वही एकमात्र गुजर रहे हैं। एक तरह से इस दुर्घटना में मारे गए 288 लोगों के परिवारों का दुख कहीं नहीं दिखता है। उनके बदले मंत्री जी का रात भर पटरी के किनारे बैठकर काम करने का या मुआयना करने का संघर्ष दिखाया जा रहा है, ताकि लोग उनसे सहानुभूति रखें कि इतना काम करने वाला मंत्री भारत को मिला है। इसे मीडिया के जरिए इमेज मैनेजमेंट कहते हैं, कुछ और नहीं। मंत्री जी इस तरह के वीडियो जारी करते हैं जिसमें आप देख सकें कि मंत्री मौके पर देर रात तक काम कर रहे हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात लगाकर इस पटरी को चालू किया होगा, घर तक नहीं गए होंगे, उन सब के बदले अब काम करने का एकमात्र चेहरा मंत्री जी हैं, जो प्रणाम भी कर रहे हैं, मुक्का भी तान रहे हैं। इसी को जनसंपर्क कहते हैं। अपनी छवि ठीक रहनी चाहिए, वरना मंत्री जी अपने हैंडल से पटरी पर काम होने या किसी अधिकारी का भी वीडियो ट्वीट कर सकते थे कि ये लोग किस तरह से जमीन पर बैठकर पटरी लगा रहे हैं। जब सब काम और देर रात तक का काम मंत्री जी ही कर रहे हैं, तो फिर जवाबदेही लेने में संकट क्या है? मंत्री जी आखिर में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। क्या आज के भारत में दुर्घटना के बाद पटरी को चालू कर देने का काम इतना मुश्किल हो गया है जैसे अमेरिका और जापान में भी नहीं होता है, और अश्विनी वैष्णव ने ही कर दिखाया है, जिसके बाद वे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं? ये दोनों ही सम्मानित नारे कभी भी लगाए जा सकते हैं, मगर इस वक्त मंत्री को नारे लगाते हुए देखना अजीब लगता है। भारत माता की वंदे वंदे। क्या यह पहली बार हो रहा है कि दुर्घटना के बाद पटरी चालू हो रही है, रेल यातायात सामान्य हो रहा है? हमेशा ही यातायात दुर्घटना के कुछ घंटों के बाद या 1-2 दिनों के बाद चालू हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री वहीं बैठे हों, जैसे वे वहां ना रहें तो अधिकारी और इंजीनियर पटरी चालू करने का काम ही नहीं करेंगे। उन्हें आइडिया ही नहीं आएगा कि यह भी करना है। हमारा सवाल है कि किसका दुख बड़ा है, इस पर फोकस रख रहा हूं। मरने वाले परिवारों का चेहरा मंत्री के ट्विटर हैंडल पर नजर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? यह आज के टेलीग्राफ में छपी तस्वीर है। केवल 2 हाथ है, एक दूसरे को थामे हुए। अखबार ने लिखा है कि एक महिला अपने पति की लाश खोज रही है, अपने रिश्तेदार का हाथ थामे हुए है। आप नोट कीजिए कि कितनी संवेदनशीलता से यह तस्वीर ली गई है और मंत्री जी किस तरह से अपने बारे में वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। हमारे 3 सवाल। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा, अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते।
सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहेंगे। जब कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेल मंत्रालय की कमियों को गिनाया, लापरवाहियों की तरफ इशारा किया और इस्तीफा मांगा, तो इस्तीफे के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बीजेपी के आईटी सेल, पार्टी के नेता जैसे कपिल मिश्रा और अन्य समर्थकों के ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो लगेगा कि दुर्घटना का असर समाप्त हो चुका है, अब बस मंत्री जी की जय जय होनी बाकी है। आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल पर किसी परिवार के दुख दर्द का फोटो नहीं दिखेगा। क्या उनकी व्यथा को ट्वीट करने से सरकार का इकबाल या प्रचार कम हो जाता है? रेल मंत्री के मीडिया के सामने भावुक हो जाने के वीडियो को ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा है कि पिछले 48 घंटों से रेल मंत्री लगातार घटना स्थल पर ही हैं। देश में ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। अश्विनी वैष्णव जी का यूं भावनाओं का उमड़ना स्वाभाविक ही है। अपना ध्यान रखिए अश्विनी जी, पूरा देश इस राहत और बचाव कार्य में आपके साथ है। एक और ट्विटर हैंडल से तर्क गढ़ा जा रहा है कि ग्राउंड पर 51 घंटे से हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि चीजें सामान्य हो। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। मंत्री जी रो रहे हैं, उनके रोने का क्या मतलब है? उन 288 परिवारों में क्या कोई नहीं रो रहा होगा? कपिल मिश्रा लिख रहे हैं कि अपना ध्यान रखिए अश्विनी जी, उन्हें ध्यान रखने की क्या जरूरत है? इतने सारे अधिकारी आगे पीछे हैं। क्या इस दुर्घटना में मंत्री अश्विनी वैष्णव ही पीड़ित हैं? 5 जून के टेलीग्राफ में अंशुमान फड़कर की रिपोर्ट है, नेमल मना अपने छोटे भाई की लाश खोज रहे हैं। 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। दोनों भाई कोरोमंडल में खाने पीने की चीजें बेचा करते थे। पीड़ित परिवारों का दर्द रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल से गायब है। केवल उनके काम करने और पसीना बहाने का वीडियो है। जैसे सबसे बड़ा झटका और सदमा रेल मंत्री को ही लगा है। आप खबरों को ठीक से देखिए, तस्वीरों को तरीके से समझिए। रेल लाइन बंद थी तो ओडिशा से कोलकाता जाने के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। टेलीग्राफ में लिखा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि कोलकाता के लिए मुफ्त में बस सेवाएं दी जाएंगी क्योंकि रेल लाइनें बंद हैं और इसका खर्चा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। क्या यह काम रेलवे का भी नहीं था? आपसे कहा जा रहा है कि राहत व बचाव कार्य रेल मंत्री कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार आपको काम करती हुई नहीं दिख रही है। यह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फेसबुक पोस्ट है। टेलीग्राफ में भी यह खबर छपी है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि बंगाल के यात्रियों के सभी शवों की पहचान अभी तक पूरी नहीं हुई है। मरने वालों की संख्या अभी सही से नहीं बताई जा रही है, मगर उन्होंने लिखा है कि बंगाल से करीब 81 लोगों की मौत हुई है, 62 लोगों की शिनाख्त हुई है और बंगाल के 180 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेल मंत्री के काम करने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर काम के प्रति ईमानदारी से ही जानकारी देनी थी तो रेल मंत्री को खुद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या सरकारों के काम का भी जिक्र करना चाहिए था। बताना चाहिए था कि उनके अफसर भी दिन रात काम कर रहे हैं। रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा गया तो बताया जाने लगा कि रेलवे को ऐसा मंत्री कभी नहीं मिला। कितना काम करते हैं, करते भी होंगे, लेकिन दुर्घटना के वक्त जवाबदेही की बात भी तो होनी चाहिए। कोई सुहेल सेठ हैं जिन्होंने ट्वीट कर दिया कि मंत्री जी कहां कहां से पढ़े हैं, तो उनके जैसा मंत्री होना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये जनाब तो इस्तीफा मांगने वालों को अंग्रेजी में इडियट लिख रहे हैं। क्या इस्तीफा मांगने वाले लोग इडियट हैं? अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीटेक किया है। इसके बाद 1994 में आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। आईआईटी कानपुर से निकलने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और ओडिशा काडर में रहे। बालासोर और कटक में जिला कलेक्टर भी रहे। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव का कार्यभार मिला। 2004 में वाजपेयी के निजी सचिव बने। 2006 में
मोर्मू गांव पोर्ट ट्रस्ट के डिप्टी चेयरमैन बने। उसी साल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री लेने चले गए। अश्विनी वैष्णव जब मंत्री बनाए गए तब सब हैरान थे। केवल रेल मंत्री नहीं बल्कि एक साथ कई मंत्रालयों का प्रभार दिया गया। संचार मंत्री भी बनाए गए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री बनाए गए। इतने सारे मंत्रालय सीधे उन्हीं को पकड़ा दिए गए। जैसे बीजेपी में सबसे काबिल और अनुभवी अगर कोई था उस वक्त तो केवल अश्विनी वैष्णव। जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये पहले आईएएस थे। आईएएस से इन्होंने कंपलसरी रिटायरमेंट लेकर ये उद्योगपति बन गए। राजस्थान से आते हैं, गुजरात में इन्होंने उद्योग अपना खोला और 2009 से 12 के बीच में रेलवे को इंजन बेचने वाली कंपनी के बड़े पदाधिकारी थे। 2019 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने और बनते साथ इनको रेलवे जैसा बड़ा महकमा और महत्वपूर्ण महकमा दे दिया गया। इनके पास ना संसद का अनुभव है, ना रेल मंत्रालय का उस तरह, क्योंकि ये वेंडर उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे जो इंजन बेच रही है, जो आधुनिकता ला रही है। तो इनका अप्रोच क्या है? वंदे भारत लाइए, लिफ्ट लाइए, एस्केलेटर लाइए, सेफ्टी से ज्यादा। तो ये भी एक समस्या है जिसको देखने की जरूरत है। मोदी सरकार ने रेल बजट खत्म कर दिया। जो संसद रेल के विभाग के ऊपर पूरी स्क्रूटनी करता था वो अवसर भी नहीं है आज। पता ही नहीं चलता कि रेलवे में किसको क्या अलॉटमेंट हुआ और कैसा हुआ। जिस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर आज तक विवाद होता है, असली है या नहीं? जवाब में कहा जाता है कि पीएम बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं। बात यह नहीं है, बात है कि डिग्री असली है या नहीं। उनके मंत्री को डिग्री के नाम पर बचाया जा रहा है कि इस्तीफा ना दें। ये आईआईटी कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़कर आए हैं। जैसे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद सार्वजनिक जीवन में आने पर आपकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है, आप इस्तीफा नहीं देते हैं। अजीब अजीब के तर्कों से दुर्घटना के जख्म गहरे किए जा रहे हैं। देखिए, यही खेल आपको समझना है। दूल्हा डॉक्टर है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा पति भी होगा। मंत्री जी की डिग्री का ब्यौरा दिया जा रहा है, तब तो उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। कम से कम ट्विटर पर जो सवाल उठ रहे हैं उसी का एक एक का जवाब दे दीजिए। आप पेंसिल्वेनिया से पढ़े हैं? या नहीं किया जा रहा है? अंधेरे में काम करते हुए का वीडियो डाले जा रहे हैं। जैसे शाम के बाद केवल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही काम करते हैं, बाकी सारा देश सूरज के डूबने के पहले ही काम छोड़ देता है। और इतनी डिग्री से लैस मंत्री जी मार्च के महीने में क्या कर रहे थे, वह भी तो जान लीजिए कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले मंत्री जी और भी क्या क्या करते हैं। इसी साल 19 मार्च को जयपुर में विप्र सेना ने ब्राह्मण महापंचायत बुलाई थी। एक जाति विशेष की महापंचायत में आप मंत्री जी को भाषण देते हुए सुनेंगे तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि ये रेल मंत्री हैं या ब्राह्मणों के मंत्री हैं। यूट्यूब पर इनका भाषण मौजूद है। कॉपीराइट के नियमों के कारण हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो तो बता ही सकते हैं। और आप जाकर इन्हें भाषण देते हुए सुनिए, लगेगा कोई और है। सबसे पहले आप विप्र सेना का ट्विटर हैंडल देखिए। इस ट्वीट में विप्र सेना ने लिखा है कि विप्र सेना द्वारा आयोजित ब्राह्मण महापंचायत अद्वितीय, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी किया। ब्राह्मण समाज की संपूर्ण शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगे अश्विनी वैष्णव। मंच पर लगे बैनर में अश्विनी वैष्णव का मुख्य चेहरा है। गले में विप्र सेना का पीला झंडा लपेटे हुए हैं और डाक टिकट जारी कर रहे हैं। भारत सरकार के हैंडल पर भी यही तस्वीर है जिसमें मंत्री जी विप्र सेना का झंडा लपेटे हुए भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी कर रहे हैं। विप्र सेना ने भी ट्वीट में लिखा है कि डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी करना अच्छी बात है, लेकिन क्या ब्राह्मण महापंचायत और विप्र सेना की रैली में डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए? इस सवाल के नजरिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन बड़ी बड़ी डिग्री के नाम पर अश्विनी वैष्णव का महिमा मंडन किया जा रहा है वो एक जाति विशेष के नेता बनने के लिए कितने बेचैन हैं। यही नहीं, मंत्री जी ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर तक का विमोचन करते हैं। विप्र सेना ने ही अपने ट्विटर हैंडल से 14 फरवरी 2023 को ट्वीट किया है कि केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने किया ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन।
इतना काम करते हैं रेल मंत्रालय में कि ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन करने का भी टाइम निकल आता है। अपने एक दिवसीय दौरे पर, यह ट्विटर हैंडल में लिखा है, अपने एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए केंद्रीय रेल मंत्री विप्र गौरव श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा ब्राह्मण समाज की सबसे विशाल आम सभा ब्राह्मण महापंचायत का पोस्टर विमोचन किया गया। बताइए, आप कहते हैं कि रेल मंत्री बहुत काम करते हैं, लेकिन यहां तो मंत्री जी के पास इतना टाइम है कि ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर तक का विमोचन कर रहे हैं। विप्र गौरव कहलाए जा रहे हैं। विप्र गौरव यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़कर आए हैं। अश्विनी वैष्णव के काम का मूल्यांकन किस आधार पर हो रहा है? रेल मंत्रालय को लेकर कई सारी रिपोर्ट अब अखबारों में छप चुकी हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वे आज की राजनीति में किस तरह से सक्रिय हैं यह भी तो देख लीजिए। अंग्रेजी बोलने वाले एलिट क्लास में वे डिग्री के दम पर इमेज बना रहे हैं कि पढ़े लिखे और काबिल हैं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन राजस्थान में जाकर विप्र गौरव कहला रहे हैं, ब्राह्मण नेता के रूप में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, वो भी विप्र सेना के सहारे। विप्र सेना ने अपने ट्विटर के बायो में लिखा है कि विप्र सेना भारत भर के ब्राह्मणों के कल्याण के लिए काम करती है। भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की। ब्राह्मण महापंचायत में अश्विनी वैष्णव गला फाड़कर भाषण दे रहे हैं, कहते हैं कि आप सभी में एकता रहे, आप सभी में हमेशा यही एक ऊर्जा रहे, मैं आपका भाई हूं, मुझे आप कभी सर मत बोलना, मुझे कभी अश्विनी जी मत बोलना, मुझे सिर्फ अश्विनी भाई बोलना। जब इनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है, तब जाति के महापंचायत में जाने की जरूरत इन्हें क्यों पड़ी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़कर आने के बाद ये विप्र गौरव क्यों कहलाने जा रहे हैं? ब्राह्मण महापंचायत में अश्विनी वैष्णव ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं कि आप धर्म का धारण करते हैं, आप धर्म की रक्षा करते हैं। क्या बाकी लोग धर्म का धारण नहीं करते हैं? बाकी लोग धर्म की रक्षा नहीं करते हैं? यही नहीं, मंत्री जी रेलवे के बजट को भगवान परशुराम को समर्पित करते हैं। बताते हैं कि राजस्थान को 10 साल पहले 600 करोड़ का अनुदान मिलता था, लेकिन अब 9,532 करोड़ का अनुदान मिल रहा है। इस बड़े अनुदान को भगवान श्री परशुराम को समर्पित करते हैं। बोलो मेरे साथ चिरंजीवी परशुराम की जय। इस सभा में दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी बुलाए गए थे और दूसरे समाज से भी प्रतिनिधि बुलाए गए थे। क्या रेल मंत्रालय अपने बजट का बंटवारा राज्यों के हिसाब से करता है? क्या रेल किसी राज्य को अनुदान देती है? क्या यह सब बोलते हुए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री का धर्म पूरा कर रहे थे? हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील सुदीप श्रीवास्तव से इस पर राय मांगी। सुदीप रेल मंत्रालय के जानकार हैं और बजट के समय कई चैनलों पर रेल पर होने वाली चर्चाओं में भाग लेते हैं, बुलाए जाते हैं। ऐसा बैकग्राउंड होने के बावजूद जब राजनीति में आदमी आता है तो पूरी तरह धर्म और जाति की बात करता है। ये जो उनका बयान अभी हाल ही में मैं देख रहा था, राजस्थान में उन्होंने दिया था कि राजस्थान को रेलवे पहले कभी 600 करोड़ रुपए दिया करती थी, आज 9,532 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मैं पूछना चाहता हूं रेल मंत्री जी से कि रेलवे में कब से राज्यों के हिसाब से आवंटन होने लगा? रेलवे में तो जोन होते हैं और राजस्थान में नॉर्थ वेस्ट रेलवे है, राजस्थान में नॉर्दर्न रेलवे का हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा वेस्टर्न रेलवे का भी आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का आता है। तो ये राज्यों के आधार पर रेलवे को बांटना, क्या रेलवे की उस परिपाटी का विरोध नहीं है जो उसमें भारतीय रेलवे को बिगेस्ट यूनिफाइंग फोर्स कहा जाता है कि देश में कहीं भी जाइए भारतीय रेल एक है? और ये जो 9,532 करोड़ का अनुदान है, ये अनुदान नहीं है, इसमें बहुत सा पैसा तो मेंटेनेंस का है जो आपको लगाना ही है। दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में रेलवे का काम ज्यादा है, जहां वर्कलोड ज्यादा है, जहां गाड़ियां ज्यादा चलानी है, जहां नई लाइन ज्यादा बनानी है, पैसा का आवंटन तो उस आधार पे होगा ना। ये इसमें राजनीति कहां से आ रही है? तो आपने देखा, भारत का रेल मंत्री ब्राह्मण महापंचायत में विप्र सेना का झंडा लपेटे हुए है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई करने के बाद उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि वे जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। जी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पदों पर काम करने वाले वैष्णव को यहां जाति में अपनी पहचान और राजनीति खोजनी पड़ रही है। इसी ब्राह्मण महापंचायत का कोई दूसरा नेता रेल मंत्री होता तो वही सुहेल सेठ जैसे लोग, अंग्रेजी का एलिट क्लास, इस्तीफा मांग रहा होता कि भारत को जाति के नेताओं की जरूरत नहीं, अब भारत बदल गया है। ये लोग जात के कारण मंत्री तो बन जाते हैं मगर काम करना नहीं आता।
इन्हें तुरंत जाना चाहिए। ब्राह्मण महापंचायत की सभा में रेल मंत्री राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों का जिक्र करते हैं कि इन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। फिर कहते हैं कि हम कुछ स्टेशनों का नाम ले रहे हैं और आप परशुराम के जयकारे लगाइए। स्टेशन का नाम लेकर भगवान परशुराम के नारे लगवाना, जयकारे लगवाना, यह शायद पहली बार हुआ होगा। दिल्ली में इनकी छवि है कि पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं। दरअसल हम नेताओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। उम्मीद है आज आप इनके बारे में थोड़ा जान गए होंगे। आबू रोड स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बना दीजिए, लेकिन यह कौन सा राष्ट्रवाद है कि आप इसकी घोषणा ब्राह्मण महापंचायत में करें और धार्मिक नारे लगवाएं? क्या यह सही है? इस ब्राह्मण महासभा में दिए गए कुछ भाषणों को लेकर दूसरे समुदाय के लोग भी नाराज हो गए। नवभारत अखबार की खबर देखिए। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह का बयान छपा है कि ब्राह्मण महासभा में विवादित नारे लगे, इससे जातीय द्वेषता फैलती है। ऐसे नारे लगाए गए कि महापंचायत के आयोजकों और शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री जी को उसका जवाब इस तरह के वीडियो से नहीं देना चाहिए कि 51 घंटे से काम कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि लोकसभा में कह रहे हैं कि कवच के लिए प्रधानमंत्री ने इंजीनियर को प्रेरित किया। 24 मार्च 2022 का उनका भाषण आप फिर से सुनिए। तब किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अब सबका ध्यान जा रहा है कि पढ़ लिखने के बाद उनके भाषणों के तत्व क्या हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को इंस्पायर करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। और हमें अपने इंजीनियर्स को क्वेश्चन करने के बजाय हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए, हमारे टैलेंट पे गर्व करना चाहिए। उसी गर्व के लिए, और हमारी सरकार इस विश्वास रखती है अपने इंजीनियर्स की टैलेंट पे। इसीलिए मैं स्वयं ट्रेन में चढ़ा कि देखें, जो ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे जनरल मैनेजर साहब बोल रहे थे, साहब आप मत चढ़ो, कोई बात नहीं, ट्रेन को चलने दो। लेकिन सच में इतना अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। इस सदन में उन इंजीनियर्स की हौसला बढ़ाई के लिए मैं निवेदन करूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहानी बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कवच के लिए इंजीनियर को प्रेरित किया, ऐसी बातों की पुष्टि भी किया और खंडन भी किया, लेकिन जब कवच को लेकर सवाल उठे तब मंत्री जी जवाब तक नहीं दे सके। क्यों? इतना कम बजट है, क्यों इसके लगने में इतना वक्त लग रहा है? 4 मार्च 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में अभिषेक दस्तीदार ने लिखा है कि भारत का स्वदेशी यंत्र 2012 से ही विकसित किया जा रहा है। तब इसका नाम TCAS होता था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। बाद में इसका नाम कवच हो गया। रेल प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोमंडल में कवच नहीं लगा था। यही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा है कि वाजपेयी सरकार में जब वे रेल मंत्री थी तब कोंकण रेलवे गई थी, जहां पर टक्कर को रोकने वाले यंत्र का परीक्षण चल रहा था। लेकिन कवच बनने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है कि उन्होंने ही इंजीनियर को प्रेरित किया। मंत्री जी को यह भी सोचना चाहिए कि उनका यह सब करना एक सामान्य काम है, जिम्मेदारी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई अपनी छवि बनाने का मौका नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इसी आधार पर उनका इस्तीफा मांग सकते हैं कि अभी तक तो हम ही वंदे भारत का उद्घाटन कर रहे थे, आपको नहीं करने दे रहे थे ताकि छवि मेरी बने। अब मेरे रहते आप पटरी क्यों बनवा रहे हैं खड़े होकर? इससे तो छवि आपकी बन जाएगी। जबकि दौरा हमने किया तो फोन करने की तस्वीर खिंचाई, जारी की, धूप में हम भटकते रहे। इन सब छवि को कमजोर करने के कारण और अपनी छवि को मजबूत बनाए जाने के कारण आप हटाए जाते हैं। यह सब कहते हुए प्रधानमंत्री कहीं उन्हें हटा ना दें कि आपने मेरी मजबूत छवि को कमजोर करने का प्रयास किया है अपनी छवि बनाकर। जिस मंत्री के लिए अभी तक आवाज उठ रही थी कि इन्हें भी वंदे भारत का उद्घाटन करने दिया जाए ताकि लगे कि ये रेल मंत्री हैं, अब वही मंत्री पटरी को पटरी पर लाने का काम करने का वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। उम्मीद है कि दुर्घटना के बाद मंत्री के इस काम को ही आप पूरा काम नहीं मान लेंगे, बल्कि सवालों के जवाब मांगते रहेंगे कि इतना काम करते हैं तो कवच का ऐसा हाल क्यों है, बताइए। इस्तीफा ना देना अलग बात है, लेकिन केवल डिग्री के आधार पर यह कहते जाना कि वही सबसे काबिल है, ठीक नहीं है। यही नहीं, किसी भी भीषण दुर्घटना के वक्त दुनिया भर से शोक संदेश आते हैं, भारत की तरफ से भी जाते हैं। 275 लोग मरे हैं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। अभी लोग अस्पताल में भी हैं,
लेकिन सरकार इन शोक संदेशों से अपनी वाहवाही कराने लग गई है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इन संदेशों का जवाब दिया है जो दुनिया भर से आए हैं कि उनके शब्दों से पीड़ित परिवारों को बल मिला है। क्या वाकई पीड़ित परिवारों को इससे फर्क पड़ा होगा कि जर्मनी और कनाडा के प्रमुखों ने क्या कहा है? क्या वे इस हाल में होंगे भी? विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है कि दुनिया भर से विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सहानुभूति प्रकट की है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है, कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है और ये भी कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए। दुनिया भारत से जुड़ गई है और दुनिया को लग रहा है कि भारत का साथ देना चाहिए। क्या पहले इस तरह के संदेश नहीं आते थे? बालासोर की दुर्घटना को भी विदेश नीति की कामयाबी के रूप में कोई पेश कर सकता है, इस सरकार से सीखिए। अब आप ये मत कहिएगा कि इसके पहले शोक संदेश नहीं आते थे, पहली बार आ रहे हैं, शोक संदेश ही आए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस पर भी मंत्री जी कह रहे हैं कि दुनिया भारत से जुड़ गई है। रेल की असफलता को, एक दुर्घटना को कोई विदेश नीति की सफलता में बदल सकता है? आपके सामने है, देख लीजिए। सही में ऐसा कभी नहीं हुआ। शोक संदेश तो सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा हैं। पूरी दुनिया के देश एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मंत्री आ जाए और इसे आयात निर्यात की सफलता से ना जोड़ दे। हम कहां और किस स्तर पर आ गए हैं? उम्मीद है आप ये सब समझ रहे होंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।